Hmm. So, welcome back, students. And today we are going to discuss a very important topic जो कि क्लिनिकली भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कॉमनली तुमको पेशेंट्स ओपीडी में मिलेंगे जो माइग्रेन हेडेक लेकर के आएंगे, जो बहुत तेज पल्सेटिंग हेडेक होता है, थ्रॉबिंग हेडेक भी इसको बोलते हैं। देखो, जब हेडेक तुम पूरा डिटेल में पढ़ोगे मेडिसिन में तो तुमको पता चलेगा कि अलग अलग तरह का हेडेक भी हो सकता है। कुछ कुछ जो है वो टेंशन हेडेक बोलते हैं, कुछ हेडेक जो होता है वो डिजीज के कारण होता है, ठीक है ना। जैसे मान लो किसी को साइनोसाइटिस का हेडेक हो रहा है तो वो अलग होगा। किसी को मान लो दिन भर काम किया है तो टेंशन के वजह से, स्ट्रेस की वजह से हेडेक हो रहा है तो वो अलग होगा। उसी तरह से जो ऑसिपिटल हेडेक होता है, जनरली जो बैक ऑफ द हेड में होता है, वो तुम्हारा रिफ्रैक्शन एरर से बहुत बार होता है, ठीक है। उसी तरह से कभी कभी ब्रेन ट्यूमर हो जाने से जो हेडेक होता है वो डिफरेंट होता है। इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ने से, सीजर्स आने से पहले जो हेडेक होता है वो अलग होता है। तो बहुत अलग अलग तरह का हेडेक है, सबका पैथोफिजियोलॉजी अलग है। और हिस्ट्री टेकिंग इसीलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हिस्ट्री से तुम डायग्नोसिस बना सकते हो। इनफैक्ट ये कंडीशन भी ऐसा है, जो माइग्रेन जो है, ये तुम्हारा बिना हिस्ट्री के तुम इसका डायग्नोसिस बना ही नहीं सकते हो। कोई ऐसा टेस्ट नहीं है, कोई एक प्रोफाइल नहीं है जो तुम भेज दो। जैसे थायराइड का एब्नॉर्मलिटी तुमको लगा, तुमने T3 T4 TSH करा लिया, तुमको पता चल जाएगा कि पेशेंट का कैसा है फंक्शन, हाइपो है, हाइपर थायराइड है, क्या है। शुगर में भी वैसा ही है। बीपी में अपने पास एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम उसका प्रेशर चेक करके बता सकते हैं कि प्रेशर नॉर्मल है या एबनॉर्मल है। बट माइग्रेन में वैसा कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं है, लैब टेस्ट नहीं है। दिस इज अ क्लिनिकल डायग्नोसिस जिसमें पेशेंट तुमको पल्साटाइल हेडेक का फ्री लेकर के आएगा, जो महीना में कई बार उसको होता है। बहुत बार दिस इज अकम्पनीड बाई अ फीचर नोन एज ऑरा। जैसे मान लो किसी को बहुत मतलब कि गिडीनेस आने लगता है, या किसी को बहुत स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल, मतलब कोई भी महक ऐसा लगेगा तो बहुत तेज उसको लगेगा और दर्द होना शुरू हो जाएगा। फिर जैसे वॉमिटिंग के साथ बहुत लोग प्रेजेंट करते हैं, माइग्रेन एसोसिएटेड विथ वॉमिटिंग। और बहुत इनकैपेसिटेटिंग काइंड ऑफ हेडेक होता है, मतलब लाइफस्टाइल को डिस्टर्ब कर देता है, पेशेंट अपना काम में फोकस नहीं कर पाता है ना। और प्रिसिपिटेटिंग फैक्टर का अगर बात करें तो हम लोग इसमें हैरिसन में एक टर्म है जिसमें लिखा है कि एनीथिंग अंडर द सन इंक्लूडिंग द सन कैन प्रेसिपिटेट एन अटैक ऑफ माइग्रेन, है ना। कि सन के नीचे जितना कुछ है, इनफैक्ट सब कुछ, और इंक्लूडिंग द सन कैन प्रेसिपिटेट एन अटैक। सबके लिए अलग अलग होता है। कुछ लोग को स्ट्रेस के कारण होता है, कुछ लोगों को स्ट्रॉन्ग स्मेल के कारण होता है, कुछ लोगों को जो है मतलब बहुत सारा अनएक्सप्लेन्ड फीचर्स है कि बता नहीं सकते कि क्यों होता है। बट एक चीज़ जो इसमें कॉमन है कि अंदर से ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ है जो दिमाग में मार रहा है, ऐसे थ्रॉबिंग नेचर का है ना। दूसरा, इसका साइक्लिक वेरिएशन होता है, मतलब वीक में, मंथ में बहुत बार अटैक आ ही जाता है, ठीक है, प्रेसिपिटेट हो जाता है। इसलिए इसको कंट्रोल करने में पहला तो डायग्नोसिस, दूसरा माइग्रेन डायरी एक बहुत इफेक्टिव चीज़ है। माइग्रेन डायरी पेशेंट से बनवाना चाहिए जिसमें वो नोट करते हैं कि किस दिन उनको अटैक आया और कितना देर तक हेडेक रहा और फिर क्या मेडिसिन लेने से टर्मिनेट हो गया अटैक, ठीक है ना। तो आज हम लोग माइग्रेन हेडेक के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। So migraine, it is a pulsatile throbbing headache, typically affects patients for a major part of their lives and results in considerable health cost, है ना। बहुत ज़्यादा इसका कॉन्सिक्वेंस, क्योंकि बार बार होता है तो जाहिर सी बात है कि उसका जो डे टू डे एक्टिविटी है, जो नॉर्मल लाइफ है, उस पर वो ठीक से फोकस नहीं कर पाता है, तो अपना काम भी नहीं कर पाया। सेकेंड थिंग जो है, वो अपना जो हेडेक है उसमें उसका ट्रीटमेंट में भी पैसा खर्च हो रहा है, ठीक है। बहुत लोगों को मैंने देखा है कि सीटी, एमआरआई और जैसा जैसा टेस्ट जो लोग प्रिस्क्राइब किया, बताया, वो लोग करा लेते हैं, ठीक है ना। तो माइग्रेन का ट्रिगर अलग अलग होता है, जैसे लैक ऑफ स्लीप, ठीक से सोए नहीं, स्ट्रेस, एंग्जाइटी मेजर ट्रिगर में से आता है ना। बहुत लोगों को कैफीन इंटेक से रिलीफ होता है, कुछ लोगों को कैफीन इंटेक से माइग्रेन ट्रिगर हो जाता है। उसी तरह से स्किप्ड मील इज ऑल्सो अ ट्रिगर फॉर माइग्रेन। ये भी याद रखना है कि अचानक से जो है तुम्हारा अगर डेली का एक पैटर्न बना हुआ है कि तुम डेली उस टाइम में खाते हो और अचानक से उस दिन तुम नहीं खाए, तो इट कैन ट्रिगर एन अटैक ऑफ माइग्रेन। बट यही चीज़ फास्टिंग में क्या होता है, जैसे मान लो कि रमज़ान का भी रोज़ा चल रहा है, तो एक दो दिन में मेरा बॉडी अडेप्ट कर जाता है कि ओके, आई एम नॉट गोइंग टू गेट एनी फूड इन बिटवीन, ठीक है, सुबह मिलेगा, शाम में मिलेगा, फिर बीच में नहीं मिलेगा, तो बॉडी अडेप्ट कर जाता है, ठीक है ना। इसीलिए एक फिक्स्ड पैटर्न ऑफ लाइफ स्टाइल फॉलो करने से हेल्थ बहुत अच्छा रहता है। और एक फिजिकल एक्सर्शन एक मेजर प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर है। बहुत बार बहुत ज़्यादा एक्सर्शन से भी अटैक प्रेसिपिटेट हो जाता है। इसलिए अक्सर हिस्ट्री अगर ये दे रहे हैं पेशेंट की, ट्रैवल का हिस्ट्री है, कहीं रह रहे थे, अभी कहीं आए हैं हवाई जहाज़ का यात्रा करके या ट्रेन में 24 घंटा, तो अटैक जनरली माइग्रेन का होता है। तो माइग्रेन में कुछ कुछ फेजेस होते हैं, जैसे एक प्री मॉनिटरी फेज होता है ना।
इस प्री मॉनिटरी फेज में मतलब अटैक प्रेसिपिटेट नहीं हुआ है, बट पेशेंट को अनकंफर्टेबल लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, सेंसिटिविटी टू वेरियस स्टिमुलाई, स्पेशली सेंसरी स्टिमुलाई, ठीक है ना। तो सेंसरी स्टिमुलाई से सेंसिटिविटी क्या हो रखा है, बढ़ रखा है, जैसे लाइट, साउंड, स्मेल, है ना। उस टाइम में स्टिफनेस ऑफ नेक भी रहेगा, फूड के लिए क्रेविंग भी आ जाता है थोड़ा, ठीक है। फ्रीक्वेंट यॉर्निंग होगा, अनएक्सप्लेन्ड मूड चेंजेस देखने को मिलेगा, और जीआई सिम्टम्स भी देखने को मिलता है, जैसे कॉन्स्टिपेशन और डायरिया, ऑल्टरनेटिंग भी हो सकता है और एक एक करके भी हो सकता है। तो दीज आर द प्री मॉनिटरी सिम्टम्स, प्री मॉनिटरी फेज में उनको देखने को मिलेगा। उसके बाद तुम अगर देखो तो ये बेसिकली 4 फेजेस है, जिसमें पहला हम लोग अभी देखें प्रोड्रोम, जिसको प्री मॉनिटरी फेज हम लोग बोलते हैं। इट कैन लास्ट फ्रॉम 3 आवर्स टू सेवरल डेज ऑल्सो, है ना। इसमें तुम्हारा क्या होगा, पेशेंट विल हैव प्रॉब्लम इन कंसंट्रेटिंग, इरिटेबिलिटी, डिप्रेशन हो सकता है, डिफिकल्टी इन स्पीकिंग, रीडिंग, ट्रबल इन स्लीपिंग, उसी तरह से नॉजिया, फटीग, सेंसिटिविटी टू लाइट बहुत बढ़ जाएगा, फूड के लिए क्रेविंग, इंक्रीज यूरिनेशन और मसल स्टिफनेस भी देखने को मिल सकता है। उसके बाद जो सिम्टम और फीचर आता है वो फेज होता है ऑरा का फेज होता है। तो दिस फेज जनरली लास्ट फ्रॉम जनरली 5 मिनट्स टू 1 आवर्स। तो ऑरा में होगा सीइंग ब्राइट फ्लैशिंग डॉट्स, स्पार्कलिंग ऑफ लाइट, ब्लाइंड स्पॉट्स इन योर विजन आ सकता है, नमनेस या टिंगलिंग ऑफ स्किन हो सकता है, कुछ कुछ पेशेंट का स्पीच चेंजेस आने लगता है, रिंगिंग इन द ईयर्स, जिसको कि हम लोग टिनिटस भी बोलते हैं, बहुत कॉमन सिम्टम है। ईएनटी में पेशेंट्स तुम्हारे आएंगे जो बताएंगे कि कान में ऐसा लगता है कि कुछ बज रहा है ना। और टेम्पररी विजन लॉस भी देखने को मिलता है। उसी तरह से सीइंग वेवी और जैक्ड लाइंस इज आल्सो अ फीचर, चेंजेस इन स्मेल और टेस्ट भी आता है ना। तो दिस कैन वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, ठीक है। उसके बाद जो फीचर आता है जो सबसे ज़्यादा ट्रबलसम होता है वो है क्या, हेडेक, है ना। और इट कैन लास्ट फ्रॉम एनीवेयर फ्रॉम 4 आवर्स टू 72 आवर्स। तो जाहिर सी बात है कि बहुत लंबा पीरियड होता है, तो बहुत इनकैपेसिटेटिंग हो सकता है। और ड्यूरिंग द हेडेक ऑल्सो सेंसिटिविटी टू लाइट, नॉइज एंड ओडर्स इज इंक्रीज। नोजिया, वोमिटिंग के साथ भी अकम्पनी कर सकता है। वोमिटिंग तो बहुत ज़्यादा पेशेंट्स आते हैं जिनको माइग्रेन हेडेक में हेडेक इज एसोसिएटेड विथ वोमिटिंग, है ना। एब्डोमिनल पेन, लॉस ऑफ एपेटाइट, ठीक है, पेलनेस ऑफ स्किन, फीलिंग टायर्ड, स्पीच चेंजेस, डिजीनेस, ब्लरिंग ऑफ विजन, टेंडरनेस इन स्कैल्प, जीआई डिस्टर्बेंसेस भी किसी किसी को होता है, बट दिस इज जनरली रेयर। फीवर इज ऑल्सो वेरी रेयर, है ना। हेडेक विद फीवर जो है वो जनरली मेनिंजाइटिस की तरफ डायग्नोसिस जाने लगता है, क्योंकि फीवर विथ हेडेक अगर आ रहा है, नेक स्टिफनेस आ रहा है पेशेंट को, मतलब मेनिंजाइटिस हो सकता है, ठीक है। तो ये सारे फीचर्स हैं जो तुमको ड्यूरिंग द फेज ऑफ हेडेक देखने को मिलेंगे। और फाइनली आता है पोस्टड्रोम, जो कि हेडेक सबसाइड कर गया है, जिसको कि हम लोग माइग्रेन हैंगओवर भी बोलते हैं। तो बीइंग अनेबल टू कंसंट्रेट, फीलिंग डिप्रेस्ड, फटीग, है ना, नॉट बीइंग एबल टू अंडरस्टैंड थिंग्स, एंड एट टाइम्स फीलिंग ऑफ यूफोरिया भी होता है। पेशेंट एंग्जाइटी वाला फीचर्स या इलेटेड फील करता है, पेशेंट फील्स दैट अभी कुछ ऐसा हुआ था जिससे कि क्या हो गया, आराम मिल गया उसको। सो दीज आर द 4 फीचर्स ऑफ माइग्रेन हेडेक। उसी तरह से अगर तुमको हम बोलें कि तुमको 3 मेन हेडेक है जिसको कि तुमको डिफ्रेंशिएट करना है माइग्रेन हेडेक से, जिसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होता है। अब देखो, इंट्राक्रेनियल हेमरेज होकर के हेडेक हो रहा है, उसमें तुम्हारा जनरली ट्रॉमा का हिस्ट्री रहेगा। अगर मान लो आईसीएच इज सेकेंडरी टू एक्सेलरेटेड हाइपरटेंशन, ठीक है ना, जो कि हाइपरटेंसिव इमरजेंसी में होता है, तो उसमें तुमको प्रेशर बहुत ज़्यादा मिलेगा पेशेंट का। ये फीचर तुमको देखने को मिलेगा कि बीपी का मेडिसिन ले रहा था या अभी पता चला है कि हाई ब्लड प्रेशर है और बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर है। उसी तरह से मान लो कि अगर फीवर विथ हेडेक है, तो हो सकता है कि साइनोसाइटिस हो, मेनिंजाइटिस हो, तो कुछ ना कुछ मिलेगा तुमको जिससे कि तुम माइग्रेन से अलग कर सकते हो। बट 3 ऐसा हेडेक है जो कॉमन फीचर्स लेके आता है, जैसे तुम्हारा माइग्रेन हेडेक के साथ साथ क्लस्टर हेडेक और टेंशन टाइप ऑफ हेडेक, है ना। तो माइग्रेन हेडेक से कैसे इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे हम लोग। तो माइग्रेन हेडेक तुम देखो, सेक्सुअल प्रिपोंडेंस अगर तुम देखोगे जेंडर वाइज, तो फीमेल्स आर मोर कॉमन देन मेल्स। वहीं क्लस्टर हेडेक मेल्स आर मोर कॉमन देन फीमेल्स। बट टेंशन टाइप हेडेक में फीमेल्स अगेन क्या है, मोर कॉमन देन मेल्स, ठीक है। तो अगर कोई मेल पेशेंट हेडेक लेकर के आ रहा है तो ज़्यादा चांसेस क्या है कि क्लस्टर हेडेक होने का चांसेस ज़्यादा है। वहीं अगर माइग्रेन हेडेक होगा, फीमेल है पेशेंट, तो टेंशन हेडेक या माइग्रेन हेडेक हो सकता है। उसी तरह से माइग्रेन हेडेक का ऑनसेट वेरिएबल होता है, जबकि क्लस्टर हेडेक जनरली ड्यूरिंग स्लीप होता है। और ये हेडेक को बोला भी जाता है कि पेशेंट राइजेज विद द हेडेक, पेशेंट राइजेज मतलब सुबह सुबह जो उठता है वो हेडेक के साथ उठता है, इसको हम लोग क्लस्टर हेडेक बोलते हैं, ठीक है। एंड टेंशन हेडेक में ऑब्वियसली स्ट्रेस का हिस्ट्री रहेगा, जैसे कि कोई बैंक एम्प्लॉई है या कोई बहुत एक्सर्शन वाला रिसेप्शन वाला काम है जहाँ बहुत भीड़ भाड़ उसको टैकल करना पड़ता है, जैसे आधार वाला जो केंद्र वेंद्र होता है ना,
वहाँ के लोगों को हर दिन टेंशन हेडेक होता है, ठीक है, ड्यू टू एक्सेस वर्क। उसी तरह से लोकेशन अगर तुम देखोगे तो टिपिकली ये यूनिलैटरल होता है माइग्रेन हेडेक, एक साइड में पेशेंट बताएगा हाथ रख के, है ना। एंड क्लस्टर हेडेक इज जनरली बिहाइंड और अराउंड वन आई। उसी तरह से टेंशन हेडेक बाइलेटरल बैंड लाइक फीलिंग, ऐसा बोलेगा पेशेंट, ऐसा लगता है कि कुछ सर में जकड़ा हुआ है, कुछ पकड़ा हुआ है, कुछ बंधा हुआ है सर में, है ना। तो दिस इज जनरली सीन इन टेंशन टाइप ऑफ हेडेक। अब सिवियरिटी का अगर हम लोग बात करें तो जनरली कैरेक्टर और सिवियरिटी में माइग्रेन हेडेक क्या होता है, पल्सेटिंग होता है और थ्रॉबिंग इन नेचर होता है। जैसे मैंने शुरू में भी तुम लोगों को बताया कि एक ऐसा फीलिंग आएगा कि अंदर से कुछ मार रहा है ब्रेन पे, ठीक है। उसी तरह से क्लस्टर हेडेक इज जनरली एक्सक्रूशिएटिंग शार्प एंड स्टेडी। वही टेंशन हेडेक अगर हम लोग देखें तो इट इज डल, परसिस्टेंट, है ना, टाइटनिंग या प्रेसनिंग फील होता है। ड्यूरेशन बहुत वेरिएबल होता है, 2 घंटा से 72 घंटा भी हो सकता है माइग्रेन हेडेक में। क्लस्टर हेडेक बहुत ज़्यादा देर तक नहीं रहता है, जनरली 1.5 से 2 घंटा उठने के बाद फिर वो रिलैक्स हो जाता है पेशेंट। वहीं टेंशन हेडेक में तो बहुत बार मान लो कि कुछ मिनट में भी ठीक हो जाता है रिलैक्स होने के बाद, या कभी कभी हफ्तों भी रह सकता है। अब एसोसिएटेड सिम्टम का हम लोग बात करेंगे तो विजुअल ऑराज इज जनरली प्रीसीडिंग माइग्रेन हेडेक, बताए थे ना ऑराज जितना होता है वो सब आ सकता है। सेंसिटिविटी टू लाइट, साउंड, है ना। पेशेंट जनरली बोलते हैं कि अरे पार्टी में थे, अचानक से ऐसा लगा, फिर वहाँ से लगा कि कैसे भी वहाँ से हट जाए, और वहाँ पे कोई कुछ बोल रहा था ना तो हमको कुछ बात अच्छा नहीं लग रहा था। जो लोग मुझे बहुत अच्छे लगते हैं जनरली उनकी भी बातें मुझे अच्छी नहीं लग रही थी। तो ये क्या है, ऑरा है ना, जो माइग्रेन हेडेक से पहले आता है। उसी तरह से फेशियल अपीयरेंस चेंज हो सकता है, नोजिया वोमिटिंग जनरली प्रीसीड करता है। और क्लस्टर हेडेक में अगर तुम सिम्टम्स एसोसिएटेड देखोगे तो यूनिलैटरल भी हो सकता है, बाइलैटरल भी हो सकता है, फेशियल फ्लैशिंग, नेजल कंजेशन, लैक्रिमेशन, स्वेटिंग, ये सब हो सकता है। टेंशन हेडेक में देर इज माइल्ड इंटॉलरेंस टू लाइट एंड नॉइज, और साथ में एनोरेक्सिया दैट इज लॉस ऑफ एपेटाइट भी हो सकता है ना, पेशेंट को खाना पीना खाने का मन नहीं करेगा। अगर हम लोग देखें फैमिली हिस्ट्री तो माइग्रेन में बहुत इंपॉर्टेंट है, फैमिली हिस्ट्री होता है जनरली इस टाइप का हेडेक उसकी मदर या फादर में रहा होगा। वही क्लस्टर हेडेक का कोई फैमिली प्रिपोर्टेंस नहीं है। टेंशन हेडेक में भी फैमिली हिस्ट्री इंपॉर्टेंट है। देख लो अभी तुम देखोगे अगर साइनसेस में जो पेन रहता है तो जनरली ये एरिया, मतलब कि ये फ्रंटल साइनस का एरिया हो गया, ये मैक्सिलरी साइनस का एरिया हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर जिस टाइप का साइनोसाइटिस है, अगर मैक्सिलरी साइनोसाइटिस है तो यहाँ दर्द होगा, अगर फ्रंटल साइनोसाइटिस है तो यहाँ दर्द होगा, ठीक है। सो पेन इज बिहाइंड ब्रो एंड चीक बोन्स, ठीक है। क्लस्टर हेडेक में देखो अराउंड वन आई, है ना, पेन इज इन एंड अराउंड वन आई। टेंशन हेडेक देखो बैंड लाइक स्क्वीजिंग स्पेशली अराउंड फ्रंटल कॉर्टेक्स, जो फोरहेड होता है हम लोग का। और माइग्रेन हेडेक में देखो एक टिपिकल तुम्हारा वन साइड ऑफ द हेड इन्वॉल्व हो रहा है, ठीक है ना, एसोसिएटेड विद नोजिया, विजुअल चेंजेस, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ माइग्रेन अगर हम लोग देखें तो माइग्रेन विदाउट ऑरा भी होता है, माइग्रेन विथ ऑरा भी होता है। तो माइग्रेन विदाउट ऑरा क्या होगा, सीवियर यूनिलैटरल पल्सेटिंग हेडेक होगा, typically lasting for 2 to 72 hours. Headaches are often aggravated by physical activity and accompanied by nausea, vomiting, photophobia and phonophobia. उसी तरह से माइग्रेन विथ ऑरा जो कि क्लासिकल माइग्रेन होता है, ये ज़्यादा कॉमन भी होता है। हेडेक इज प्रिसीडेड बाय न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स कॉल्ड ऑरा विच कैन बी विजुअल, सेंसरी एंड कैन कॉज स्पीच और मोटर डिस्टर्बेंसेस। तो क्रॉनिक माइग्रेन क्या होता है, दीज आर डिफरेंट फ्रॉम एवरेज हेडेक्स, है ना। 15+ आवर्स का इसमें हिस्ट्री रहता है हेडेक और माइग्रेन डेज इन अ मंथ, ठीक है। तो इतना से ज़्यादा दिन अगर तुम्हारा इन्वॉल्व हो जाता है हेडेक्स और माइग्रेन डेज एक महीना में, तो दिस इज नोन एज क्रॉनिक माइग्रेन, है ना। जिसमें कि 8+ तुम्हारा क्या होना चाहिए, माइग्रेन डेज होना चाहिए, एंड 4+ आवर्स ऑफ हेडेक पर हेडेक डे। तो इसीलिए माइग्रेन डायरी का बहुत इंपॉर्टेंस है, समझ गए ना। तो माइग्रेन डायरी अगर हम लोग बनवा लेते हैं पेशेंट से तो हम लोग इजीली क्या कर सकते हैं कि इसको सेपरेट कर सकते हैं कि दिस इज अक्यूट माइग्रेन और दिस इज क्रॉनिक माइग्रेन, ठीक है ना। तो अक्यूट और क्रॉनिक में डिफ्रेंशिएशन इसी से इजीली हो जाता है। अब अगर सिम्टम तुम ट्रीटमेंट देखोगे तो जनरली ट्रीटमेंट दो पार्ट में होता है। एक होता है सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, ठीक है ना, कि जैसे हेडेक आ गया, अब आ गया हेडेक तो उसका हमको क्या देना है, एनाल्जेसिक देना है, ठीक है। हेडेक के लिए क्या करना है, एनाल्जेसिक्स देना है सो दैट उसका पेन कम हो सके, है ना। और दूसरा प्रोफाइलैक्सिस, सो दैट नेक्स्ट अटैक कुड बी प्रिवेंटेड, ठीक है। तो ये दो चीज हमको करना है, पहला सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दे देना है, जैसे सर दर्द हो रहा है सर दर्द के लिए दिए,
और दूसरा प्रोफाइलैक्सिस देना है सो दैट नेक्स्ट अटैक वो क्या हो सके, उसको रोका जा सके। तो ट्रीटमेंट एल्गोरिदम का अगर हम लोग बात करें तो कीज टू मैनेजमेंट ऑफ माइग्रेन क्या है, वॉच फॉर हेडेक ट्रिगर्स, है ना, क्या चीज़ है जो ट्रिगर करता है, कोई स्ट्रॉन्ग स्मेल, कोई नया अतर आपने खरीदा है जिसके कारण ये हुआ, है ना, कोई नया प्लेस में आप रहना शुरू किए हैं, कोई नया घर है जिसमें वेंटिलेशन उतना बढ़िया नहीं है, ठीक है, तो वो ट्रिगर उसको देखना होगा। उसके बाद प्रैक्टिस गुड स्लीप हैबिट्स, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इतना मैं तुमको क्यों बता रहा हूँ, देखो क्वेश्चन इस पे जब आएगा, मैंने बोला ना दो पर्सपेक्टिव हमेशा रखना है कुछ भी पढ़ने टाइम, एक पेशेंट दूसरा एग्जाम। तो पेशेंट पर्सपेक्टिव वो है, इससे तुमको नॉलेज पूरा होना चाहिए, और जब एग्जाम में लिखने आएगा तो तुमको मैनेजमेंट अगर लिखने आ रहा है, ठीक है ना, तो उसमें तुमको मेडिकल मैनेजमेंट भी लिखना है और फिर जनरल कंजर्वेटिव मैनेजमेंट भी लिखना है कि क्या क्या तुम एडवाइस दोगे पेशेंट को। और अगर सिर्फ ड्रग थेरेपी लिखने के लिए आ रहा है, 3 नंबर का क्वेश्चन है, लिखा है व्हाट आर द ड्रग्स यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ माइग्रेन, तो फिर तुमको सिर्फ मेडिसिन लिखना है कि हाँ हेडेक के लिए ये देंगे, नोजिया वोमिटिंग के लिए ये देंगे, अक्यूट अटैक को टर्मिनेट करने के लिए ये देंगे, और फिर प्रोफाइलैक्सिस के लिए ये मेडिसिन देंगे। समझ में आया बात? तो जब तुम लिख रहे हो तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है उसके हिसाब से तुम्हारा आंसर वेरिएबल हो सकता है, ठीक है। उसी तरह से जो बोलना है पेशेंट को, अगर बहुत ज़्यादा वेट है तो यू ट्राई टू लूज वेट, एक्सरसाइज डेली, प्रैक्टिस योगा, रिलैक्सेशन टेक्निक्स, है ना, एंड ट्रीट माइग्रेन अर्ली इन द हेडेक। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पेशेंट्स अक्सर क्या करते हैं, सोचते हैं कि सो जाएंगे, सो के उठेंगे तो ठीक हो जाएगा, देन दे रियलाइज कि सो के उठे फिर भी सुबह सर दर्द हो ही रहा है, ठीक है। तो जब अटैक आया है उस टाइम में उसको टर्मिनेट करना ईजी होता है, ठीक है ना। एंड डू नॉट ओवर यूज पेन मेडिसिन, ट्राई टू लिमिटेड एज वेन नीडेड, ठीक है। मेडिकेशन 3 days per week इज मोर देन सफिशिएंट, एंड इफ अप्रोप्रिएट ट्रीट विथ प्रिवेंटिव मेडिकेशंस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्रोफाइलैक्सिस क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। माइग्रेन प्रोफाइलैक्सिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोफाइलैक्सिस मेडिसिन अगर रेगुलर पेशेंट लेते रहेगा तो अटैक नहीं आएगा, और अगर आएगा भी तो उसका जो सीवियरिटी है वो क्या रहेगा, कम रहेगा। तो कॉमन पेन रिलीवर्स हम लोग देते हैं, जैसे ब्रूफेन इज अ वेरी कॉमन पेन किलर यूज, ठीक है ना। ब्रूफेन, कॉम्बीफ्लैम में पैरासीटामोल ब्रूफेन मिला हुआ रहता है, ठीक है। एसिक्लोफेनैक तुम दे सकते हो, ठीक है, डाइक्लोफेनैक दे सकते हो। तो these are taken, these medicines strike not as preventive, they are usually sold over the counter through your doctor can write a prescription for stronger doses when needed, ठीक है ना। उसी तरह से ट्रिप्टन्स जो है वो तुम्हारा अक्यूट अटैक को टर्मिनेट करा सकते हैं, ठीक है ना, फॉर टर्मिनेटिंग अक्यूट अटैक्स, ठीक है। तो अक्यूट अटैक है उसको टर्मिनेट कराना है तुमको, तो तुम ट्रिप्टन्स यूज कर सकते हो। So these are oral medicine should be taken as soon as the sense of an attack comes, and relief comes within 30 to 60 minutes, but can be there with some side effect. तो side effect हम लोग देखेंगे इसका, है ना। Targeted medicines given as shots or tablet, these help to prevent migraine attacks and have fewer side effect, and they don't fend off a migraine altogether. They can at least decrease the इंटेंसिटी, जो बताए थे तुम लोगों को कि माइग्रेन अटैक या तो नहीं आएगा, और या तो आएगा तो उसका इंटेंसिटी क्या होगा, कम। बोटॉक्स शॉट दो अभी इस पे स्टडी चल रहा है, इसका मतलब कि बहुत अच्छे बुक्स में इसका नहीं मेंशन हुआ है ना। दीज आर सम इंजेक्शन दैट कैन मेक रिंकल्स डिसअपियर, कैन आल्सो प्रिवेंट द अटैक, ऑल्दो दिस ट्रीटमेंट इज ओनली अप्रूव्ड फॉर दोज विद क्रॉनिक माइग्रेन, है ना। तो स्ट्रैटिफाइड केयर मॉडल अगर हम लोग देखें, ठीक है, उसी तरह से स्टेप्ड केयर अक्रॉस माइग्रेन अटैक मॉडल आता है, स्टेप्ड केयर विद इन माइग्रेन अटैक मॉडल आता है। तो अगर माइग्रेन का अटैक आ रहा है, डिसेबिलिटी एसोसिएटेड विद माइल्ड डिसेबिलिटी, सिंपल एनाल्जेसिक हम लोगों को देना है, एंड एसोसिएटेड विद मॉडरेट टू सीवियर डिसेबिलिटी है तो ट्रिप्टन्स हम लोगों को यूज करना है, अगर कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है तो, ठीक है। अब जैसे प्रेगनेंसी इज अ कॉन्ट्राइंडिकेशन फॉर द यूज ऑफ सुमाट्रिप्टन, है ना, तो वहाँ पे हम लोग नहीं देंगे, प्रेग्नेंट लेडी को नहीं देंगे। उसी तरह से स्टेप अप अप्रोच यूज करते हैं, जैसे माइग्रेन अटैक आया, पहले सिंपल एनाल्जेसिक दिए, 3 कंसेक्यूटिव अटैक्स आ गया विथ नो और इनसफिशिएंट रिस्पांस, माइग्रेन अटैक है, अब ट्रिप्टन हम लोग दे देंगे, ठीक है। स्टेप्ड अप अप्रोच में अगर सिंपल एनाल्जेसिक दिए नहीं काम हुआ, तो अब मान लो कि नहीं काम हो रहा है, तो जाहिर सी बात है कि विद इन सेम अटैक विथ नो और इनसफिशिएंट रिस्पांस है, तो ट्रिप्टन हम लोग लेकर के आ जाएंगे। कोई सा भी मॉडल फॉलो कर सकते हो, ऑलमोस्ट सेम है, कोई बहुत ज़्यादा इसमें कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है। पहले बार में तुमको कोशिश करना है कि माइग्रेन का जो मेडिसिन है वो एनाल्जेसिक्स दे करके देखो, एनाल्जेसिक्स से अगर ठीक हो जाता है वेल एंड गुड, नहीं होता है तो ट्रिप्टन यूज़ करना है, अगर कोई कॉन्ट्राइंडिकेटेड नहीं कंडीशन नहीं है तो,
ठीक है। अब सेकेंड लाइन या एबॉर्टिव मेडिकेशंस फॉर माइग्रेन क्या क्या है तुम्हारा, जैसे कॉर्टिसोन है ना, या डेक्सामेथासोन, प्रेडनिसोलोन, ये सब क्या है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स है, ये हम लोग यूज़ करते हैं कभी कभी। ऑफन वेरी इफेक्टिव थेरेपी फॉर प्रोलॉन्ग्ड माइग्रेन, डेक्सामेथासोन एंड प्रेडनिसोलोन आर वेरी हेल्पफुल फॉर मेंस्ट्रुअल माइग्रेन स्पेशली, है ना। तो मान लो ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल पीरियड पेशेंट को अगर माइग्रेन आ रहा है तो उस टाइम में बहुत इफेक्टिव होता है। द स्मॉल डोज इज लिमिटेड जनरली, द साइड इफेक्ट बट nausea, anxiety, a wired feeling and insomnia are seen, and IV or IM steroids are generally very effective as well, and patients need to be informed, ठीक है ना। और पॉसिबल एडवर्स इफेक्ट, क्योंकि स्टेरॉइड्स का ऑब्वियसली क्या होगा, बहुत सारा एडवर्स इफेक्ट आ सकता है, तो उसको पेशेंट को पहले ही बता देना है कि ये एडवर्स इफेक्ट हो सकता है, बट आपका अटैक टर्मिनेट करा सकता है। एर्गोट डेरिवेटिव्स अगेन वेरी इफेक्टिव, है ना, ये तुम्हारा बहुत यूज होता है। साथ में इसके जनरली देखोगे कैफीन रहता है, ठीक है। तो अक्यूट माइग्रेन अटैक का मेडिसिन में जैसे एक टैबलेट आता है डार्ट मार्केट में, है ना, तो इसमें क्या है कि तुम्हारा पैरासीटामोल के साथ कैफीन मिला हुआ रहता है, ठीक है। उसी तरह से वैसोग्रेन ईसी आता है, ठीक है, तो उसमें तुम्हारा एक तुम्हारा ट्रिप्टन ग्रुप का दवाई के साथ साथ कुछ कैफीन मिला करके देगा, ठीक है। तो पैरासीटामोल भी इसमें डोजिंग रहता है जनरली, सो दैट की हेडेक कम हो सके। तो 1 to 2 टैबलेट्स एज पर पेशेंट रिक्वायर्ड जनरली हम लोग दे सकते हैं। तो दीज आर द ओल्डेस्ट थेरेपी फॉर माइग्रेन, ऑफन इफेक्टिव बट साइड इफेक्ट इंक्लूडिंग नोजिया एंजाइटी आर कॉमन, एंड ओनली कंपाउंडेड कैफेरगॉट, है ना, जो कि अवेलेबल है, कैफीन विद एर्गॉट के साथ आता है। एंड rebound headaches are common with overuse of ergot and use only in younger patient, जनरली ओल्डर एज ग्रुप्स में हम लोग अवॉइड करते हैं इसको, ठीक है। तो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट क्या क्या है भाई, इंसर्ट से ब्रूफेन, डाइक्लोफेनाक, पायरोक्सिकैम, एस्पिरिन, नेप्रोक्सेन, एसिटामिनोफेन दे सकते हैं। सुमाट्रिप्टन में रैपिडली एंड इफेक्टिवली अबॉर्ट्स और मार्केटली रिड्यूसेस द सिवियरिटी ऑफ माइग्रेन। सेरोटोनिन एगोनिस्ट जैसे कि 5-HT1D रिसेप्टर फाउंड ऑन स्मॉल एंड पेरिफेरल नर्व्स इनर्वेट द इंट्राक्रेनियल वैस्कुलेचर, तो सेरोटोनिन एगोनिस्ट भी हम लोग यूज कर सकते हैं इसमें। एंड दीज सप्रेसेस द रिलीज ऑफ न्यूरोपेप्टाइड्स, ठीक है। तो यूज इज सबक्यूटेनियसली और ओरली। शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है, हेडेक रिकर कर सकता है तो फिर डोजिंग फिर से देना पड़ेगा। जनरली रिजर्व ड्रग होता है, वहाँ पे देते हैं जहाँ पे हम लोगों का और मेडिसिन काम नहीं कर रहा है। तो अलग अलग ट्रिप्टन्स हैं, लाइक सुमाट्रिप्टन 50 mg टू 100 mg दे सकते हैं। नेजल स्प्रे और सपिजिटरी सबक्यूटेनियस इंजेक्शन भी आता है इसका। तो देखो जैसे इंजेक्शन आता है डोजिंग कितना कम हो जाता है, ओरल में तुम्हारा 50-100 देना पड़ रहा है, वहीं नेजल स्प्रे में भी एब्जॉर्प्शन अच्छा है, तो 10 mg 20 mg से काम चल जाएगा। और अगर इंजेक्शन दे रहे हैं तो जस्ट 6 mg विल डू दैट जॉब, ठीक है। ये रीज़न इसलिए भी है क्योंकि तुम्हारा अच्छा खासा ड्रग ओरल कैविटी से डिस्ट्रॉय हो जाता है, कुछ पार्ट एब्जॉर्ब नहीं होता है, ठीक है। तो अलग अलग तरह का ट्रिप्टन्स है, लाइक नैराट्रिप्टन, ज़ोल्मिट्रिप्टन, है ना, रीज़ाट्रिप्टन, एल्मोट्रिप्टन, एलीट्रिप्टन, फ्रोवाट्रिप्टन, ठीक है। तो ये सब जो है यूज़ होता है, बट ज़्यादा तुम्हारा सबसे शुरू में जो ये आया था सुमाट्रिप्टन, अभी तक ये सबसे ज़्यादा यूज़ हुआ है, ठीक है। एर्गोटामीन पास्ट ड्रग ऑफ चॉइस, सिमिलर एक्शन एज sumatriptan but less effective to 5-hydroxytryptamine receptor agonist, and can be given orally, sublingually, rectally or nasally. Most effective during the early phase. Dihydroergotamine derivative of ergotamine है ना, IV यूज कर सकते हो। इफिशियंसी इज सिमिलर टू sumatriptan। देखो माइग्रेन प्रोफाइलैक्सिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन है प्रोप्रानोलॉल, खास करके नॉन नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स जो है, ठीक है ना, नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स, ठीक है। प्रोप्रानोलॉल इज अ नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर, वो हम लोग यूज़ करते हैं। उसी तरह से कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स भी बहुत कॉमनली यूज होता है। मिथाइल सरजाइड, ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स, ये भी हम लोग माइग्रेन प्रोफाइल एक्सिस के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर जैसा तुम लोगों को बता रहे थे फ्लूनारिजीन, दिस इज सेरेब्रो सेलेक्टिव कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, ये इसका बहुत टिपिकल फीचर है, क्योंकि बहुत सारे कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हैं, कुछ हम लोग अरिथमिया में यूज़ करते हैं, कुछ हाई ब्लड प्रेशर में हम लोग यूज़ करते हैं। तो फ्लूनारिजीन इज अ कैल्शियम चैनल ब्लॉकर विच इज सेरेब्रो सेलेक्टिव एंड कैन बी यूज फॉर प्रोफाइलैक्सिस ऑफ माइग्रेन। तो कुछ कुछ मेडिसिन आता है जैसे इंडेरल एफ, ठीक है ना। तो इंडेरल एफ इज एक्चुअली अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोप्रानोलॉल प्लस फ्लूनारिजीन, ठीक है। तो ये दो ड्रग मिला करके क्या हो रहा है कि हम लोगों का काम हो रहा है, ठीक है। तो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ टुडेज प्रेजेंटेशन।
तो माइग्रेन हेडेक बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, पेशेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो इसको अच्छे से तुम लोगों को प्रिपेयर कर लेना है